ओके बच्चों, गॉस लॉ के एप्लीकेशन देख लेते हैं और बीबी 6 तक का डिस्कशन करना है। अभी बीबी 7 नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। तो बीबी 6 तक अगर कुछ भी डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो। बीबी 5 तक तो लास्ट क्लास में आपने देख लेते। तो बीबी 6 में कोई डाउट है? एनी डाउट इन बीबी 6? सर हाँ, सर किसी डाइपोल के बनने की ऐसी कोई कंडीशन रहती है कि अगर जो दो चार्जेस है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए? मतलब दो अलग चार्जेस है मेरे पास, एक का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम नहीं है, तो वो डाइपोल बनाएंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बोलते। द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है कि उसमें दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल में इक्वल एंड अपोजिट टाइप के चार्ज होना चाहिए। ठीक है, चलो आज अपनी डाउट क्लास भी मैंने अभी वही चेक करा शेड्यूल में, तो आज अपने डाउट क्लास में भी आप पूछ सकते हो, है ना? हाँ ठीक है। और रचित बोल रहा है तो आपको क्यों चाहिए ब्रेक? मतलब आपका हो गया था शेड्यूल टाइम तो यार, है ना? चलो, तो अपन ने लास्ट क्लास में गॉस लॉ के एप्लीकेशन देख रहे थे। गॉस लॉ के एप्लीकेशन में फ्लक्स कैलकुलेशन होता है, देन चार्ज इनक्लोज निकालना होता है। अपन ने ये दोनों चीज कर ली थी। उसके बाद हमको पढ़ना था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का एप्लीकेशन। तो मैंने एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डिराइव करवाई थी यूजिंग गॉस लॉ, है ना? वो चीज अपन को क्लियर होगी। अब एक और अपन आपका फेमिलियर डेरिवेशन देखते हैं बाय गॉस लॉ, फिर अपन आगे अनफेमिलियर दूसरी नई चीजों के डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो एक डेरिवेशन और देखते हैं जो आपको ऑलरेडी आता है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड, ये चार्ज रॉड है, इस पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिराइव कर देते हैं गॉस लॉ से। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिराइव कर देते हैं गॉस लॉ से। अब बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि उनको टाइम चाहिए ब्रेक का। चलो 2-5 मिनट में ब्रेक दे दे रहा हूं आपको, ठीक है? चलो, तो मेरे पास एक डाउट हो रहा है कि डायपोल में चार्ज इक्वल चार्ज इन मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी कि डायपोल अपन डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस से अपन डायपोल बनाते हैं, है ना? डेफिनेशन ऑफ डायपोल यही थी। ठीक है, तो वो होना जरूरी है ऑफकोर्स आगे। पर डायपोल मोमेंट तो किसी भी चार्ज का डिफाइन कर सकते हैं अपन, है ना? आगे बढ़ते। तो अपन बात कर रहे थे कि गॉस लॉ से हमको एक इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है। तो ये कैसे डिराइव करेंगे मैं बताता हूँ, फिर अपन आगे और चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए हमें ये समझना पड़ता है कि कैसी गॉसियन सरफेस ली जाए, किस तरह की गॉसियन सरफेस को कंसीडर करके हम उससे फ्लक्स निकालें। गॉसियन सरफेस ऐसी कंसीडर करना चाहिए हमें जिसमें मैं कुछ सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट बोल सकूं। तो दिस रॉड विल हैव अ सिलिंड्रिकल सिमेट्री। अगर इसके आसपास मैं एक सिलिंड्रिकल सरफेस को गॉसियन सरफेस मान लूं, मैं एक सिलेंडर को गॉसियन सरफेस मान लूं, तो इस सिलेंडर की कर्व सरफेस का हर पॉइंट इस रॉड से इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए। इस कर्व सरफेस, गॉसियन सरफेस जो मैंने मानी है, सिलिंड्रिकल कर्व सरफेस, जो सिलेंडर की कर्व सरफेस है, उस कर्व सरफेस का हर पॉइंट रॉड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो डिस्टेंस इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी, है ना? तो हम सिमेट्री ढूंढ रहे थे रॉड के आसपास, तो हमें पता चला, हमने देखकर ही समझ लिया कि इसके आसपास अगर सिलेंडर जैसी गॉसियन सरफेस लूंगा तो उसमें सिमेट्री होगी। तो इसको अपन गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहला काम होता है गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर करना। तो हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करी। अब ये गॉसियन सरफेस जो है, इस पे इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होगी सोचो। तो इसकी कर्व सरफेस पे जो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन होगी, इट शुड बी अलोंग आर वेक्टर। सेम अपने लॉजिक से कि सिमेट्री, सिमेट्री के लॉजिक से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर जितनी रॉड है उतनी नीचे भी है। मैं अगर नीचे की तरफ एंगल बोलूंगा तो सिमेट्री से उतना ही ऊपर भी एंगल हो सकता है। तो इन टर्म में मुझे यही बोलना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, तो अब इस पूरे कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन में होगी। ये डायरेक्शन रॉड के परपेंडिकुलर है, तो ये जो प्लेन सरफेस है यहाँ पर भी ऐसे ही होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड के परपेंडिकुलर। पर प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये आएगी। नीचे भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द प्लेन सरफेस हो जाएगी। तो ये जो गॉसियन सरफेस मैंने मानी, इससे मैं टोटल फ्लक्स अगर लिखूं,
टोटल फ्लक्स वो मैं तोड़ सकता हूँ दो पार्ट में, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। इस पूरे गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालने को मैं उसे दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ। ये जो मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर को दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, सिलेंडर की कर्व सरफेस और सिलेंडर की टॉप और बॉटम की प्लेन सरफेस। ठीक है, तो मेरे पास इस तरह से मैंने तोड़ा इसे। यस, कुछ आ रहा है ना, हम ऐसा ही करेंगे। तो अब यहाँ पर जो फ्लक्स होगा कर्व सरफेस से ही बचेगा, क्योंकि प्लेन सरफेस से तो हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, तो वहां एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स बाय दिस गॉसियन सरफेस इज फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ओनली, ये टर्म तो जीरो हो रहा है। और कर्व सरफेस का फ्लक्स कैसे निकाले? इट शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर ओवर द कर्व सरफेस, और सेकंड टर्म यहाँ पे जीरो होने वाला है, जीरो होने वाला है। वो जीरो क्यों हो रहा है सेकंड टर्म? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द कर्व सरफेस कांस्टेंट, तो इसे मैं बोल दूंगा ई डीए कॉस जीरो, और किसी भी जगह पे छोटा सा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल जीरो। बस, तो ये इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास ई इंटू इंटीग्रेशन डीए। अब डीए क्या होगा? तो मान लो कि हमने जो सिलेंडर बनाया था उसकी रेडियस आर थी, इसकी लेंथ एल थी, तो द टोटल कर्व सरफेस एरिया इट शुड बी 2 पाई आर एल। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होता है। बट गॉस लॉ से ये जो फ्लक्स हम निकाल रहे हैं ये होना चाहिए चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अपन गॉस लॉ लगा देते, बट बाय गॉस लॉ ये जो फ्लक्स होगा टोटल इट शुड बी चार्ज जो अंदर आ रहा है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिलेंडर के अंदर अंदर कितना चार्ज आ रहा है? आपको ये सोचना पड़ेगा कि सिलेंडर के अंदर कितनी रॉड है। रॉड पे पूरे पे चार्ज है, पर रॉड पूरी सिलेंडर के अंदर नहीं है, कुछ पोर्शन सिलेंडर के अंदर है। तो यस, एल लेंथ अंदर है, बिल्कुल सही। तो टोटल फ्लक्स जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज तो ओनली लैम्डा एल होगा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस शुड बी इक्वल टू ई इनटू 2 पाई आर एल। तो देखो एल से एल कैंसिल हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिल गया अपन को। यहाँ से 2 पाई आर नीचे डिवाइड कर दो, ये आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओपन इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये 2 k लैम्डा बाय आर भी दिख रहा है अपन को, वेयर k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जो हमको आती थी। अरे समझ में? चलो सर, क्या सोच है, मजा आ गया। अच्छा ठीक है, चलो तो अपन ने गॉस लॉ का यूज करके रॉड के आसपास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर दी। पूरा लॉजिक समझो कि क्या है इसके अंदर। और अब अपन ने ऐसी क्वेश्चन करे जो हमको ऑलरेडी आते थे, अब अपन थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो ये सब क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब अपन कुछ ऐसे केसेस देखने वाले हैं जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पता। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विथ स्फेरिकल केसेस। विल स्टार्ट विथ स्फेरिकल केसेस। तो ये इधर का पोर्शन में उधर लिख देता हूँ, जगह है मेरे पास। तो नाउ वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell. Electric field due to uniformly charged spherical shell. Electric field due to uniformly charged spherical shell. अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब बिल्कुल एक जैसा चार्ज है। क्या? स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब होता है अंदर से खोखला, खाली, होलो। ठीक है, तो मेरे पास एक स्फीयर है जो बिल्कुल एम्प्टी अंदर से बिल्कुल खाली है, केवल इसकी सरफेस है, इसकी सरफेस पे चार्ज है। अभी 3D में तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा बोर्ड पे ये सर्कल ही दिख रहा है, बट आप इमेजिन कर सकते हो एक अपने पास प्लास्टिक की जो बॉल आती है ना क्रिकेट खेलते हुए वाली बॉल, वैसी बॉल जैसा कुछ है, और केवल सरफेस पे चार्ज है, अंदर खाली है, बिल्कुल एम्प्टी अंदर। ठीक है, तो दिस इज अ होलो स्फीयर। इसकी वजह से मैं इसके अंदर बाहर सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, है ना।
तो इसके ऊपर चार्ज जो है वो एकदम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिल्कुल एक जैसा, हर तरफ मुझे एक जैसा दिख रहा है। ये हमने लिखा ना यूनिफॉर्मली चार्ज, तो यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब बिल्कुल सिमेट्री है हर तरफ से देखने पे। बॉल मुझे हर डायरेक्शन से एक जैसी दिख रही है, क्योंकि हमने बनाया है, हमने लिया ही केस ऐसा है यूनिफॉर्मली चार्ज वाला। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर ये दो सिचुएशन में निकालेंगे, पहले बाहर निकालेंगे स्फीयर के, फिर बाद में स्फीयर के अंदर निकालेंगे। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, स्फीयर के बाहर एंड स्फीयर के अंदर, ऐसे दो केसेस में निकालेंगे। चलो पहला केस स्फीयर के बाहर लेते हैं। केस 1, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब कैपिटल R क्या है, मैं स्फीयर की रेडियस को कैपिटल R बोल रहा हूं, इस पे जो चार्ज है इसे Q बोल रहा हूं, और इसके सेंटर से हम किसी r डिस्टेंस से जाके पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, और वो सेंटर से r डिस्टेंस जो है वो r से कैपिटल R से बड़ी, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है, तो एक्चुअली हम बाहर आ गए स्फीयर, समझ में आया? अगर मैं स्फीयर के बाहर हूं तो स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस उसकी रेडियस से बड़ी होगी, है ना? चलो अब बताओ इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करें, क्या होता है, अपनी प्रोसेस क्या होती, बोलो जल्दी से। पहला काम क्या करते हैं अपन, युवान उसको अच्छे से बोलो। गगनदीप, ऐसा कोई थ्योरम नहीं होती। सर एक स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं बाहर। गॉसियन सरफेस लेते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, गॉसियन सरफेस लेते हैं, है ना? सबसे पहले हमें गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। अब गॉसियन सरफेस कैसी चूज करें, तो सिस्टम कैसा उस पर डिपेंड करेगा कि कैसी चूज करें। सिस्टम क्या है हमारे पास एक स्फीयर जो एक जैसा है सब तरफ से, तो गॉसियन सरफेस भी स्फीयर ले लेंगे अगर, तो स्फीयर पे मुझे एक जैसा दिखेगा हर जगह से, है ना? तो ड्यू टू सिमेट्री माय गॉसियन सरफेस शुड बी स्फेरिकल। So let us take a Gaussian surface which is just a concentric sphere. एक concentric sphere को ही Gaussian surface ले लेते हैं। ये मेरी Gaussian surface बनाई मैंने डॉटेड, ठीक है? This is my Gaussian surface. By symmetry अब मैं बोल सकता हूँ इस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी। बाय सिमेट्री हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी है, और सारे वही लॉजिक जो पॉइंट चार्ज में दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटपुट होना चाहिए। कहीं पर मैंने छोटा सा एरिया कंसीडर करा तो वहां का एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है। तो बाय गॉस लॉ हम बोलेंगे इससे जो टोटल फ्लक्स होना चाहिए, जिसको अपन लिखते हैं इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर ओवर द कंप्लीट एरिया, इट शुड बी चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, जल्दी से बताओ, इस पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है? वेरी गुड, क्यू। ये हॉलो स्फीयर पे जितना भी चार्ज था पूरा अंदर आ रहा है ना, तो इट शुड बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ई डॉट डीए ये अपन करेंगे तो हर जगह ई और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो हो जाएगा ई डीए cos 0 ओवर द कंप्लीट एरिया। ई कांस्टेंट है बाहर लिया, अंदर डीए cos 0 1 हो गया, इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कंप्लीट एरिया पे इंटीग्रेशन करना है, डीए का पूरे एरिया पे इंटीग्रेशन, डीए छोटा सा एरिया उसका एडिशन 4 पाई r स्क्वायर, so it should be e into 4 pi r square equal to q by epsilon naught। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, q upon 4 pi epsilon naught r square, this is k q by r square। एग्जिट की पॉइंट चार्ज है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पॉइंट चार्ज है, इट इज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज। किसी स्फेरिकल शेल जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको ऐसा मान सकते हैं बाहर से देखने पर कि सारा चार्ज उसके सेंटर पे है, उसको बाहर से देखने पे ऐसा मान सकते हैं सारा चार्ज उसके सेंटर पे। यस, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ग्रेविटेशन में आपको इसको शेल थ्योरम नाम से पढ़ा होगा आपने, पर यहाँ पर इसको शेल थ्योरम नहीं बोलते, इसको गॉस लॉ से अपन डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। चलो यस, गगनदीप बिल्कुल सही। तो सबसे पहले अपन ने बाहर निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो अंदर चलते, स्फीयर के अंदर चलते, केस 2 इनसाइड स्फीयर। स्फीयर के अंदर जाएंगे तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R होगा। अब मैं स्फीयर के अगर अंदर गया तो मेरी गॉसियन सरफेस अंदर अंदर ही बनेगी, हमारा मेरी गॉसियन सरफेस अंदर अंदर ही बनेगी। अब मेरे पास अगर स्मॉल r कैपिटल R से छोटा है तो गॉसियन सरफेस पूरी अंदर बनेगी।
तो बताओ इसमें चेंज क्या आएगा? क्या सिमेट्री में कोई चेंज आएगा? बताओ सिमेट्री में कोई चेंज आएगा? नो। चार्ज में चार्ज इनक्लोज 0 हो जाएगा बस। ठीक है, तो अब अपन लिखेंगे तो वही कि फ्लक्स टोटल जो होना चाहिए वो होना चाहिए इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, वो होगा चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमेट्री से इसको अपन लिख देंगे e into 4 pi r square, ये हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। तो शेल की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगता है जैसे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनसाइड अ स्फेरिकल शेल द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। Inside a spherical shell, the total electric field is 0. Inside a spherical shell, the total electric field is 0. Yes. And electric field 0, so all the point inside has equal potential. All the point inside has equal potential. ये भी अपन पोटेंशियल की बात भी करेंगे, पहले ये नोट कर लो, फिर मैं पोटेंशियल की बातें करते हैं इसके लिए। चलो जल्दी से करो, ये नोट करो, फिर पोटेंशियल की बातें करते हैं। मेरे पास एक डाउट आया, चार्ज इनक्लोज इज 0, तो ये मेरा स्फीयर जो है मैं उसके अंदर हूं, उसके अंदर मैंने एक स्फीयर बनाया, तो इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है क्या? कोई भी नहीं है, तो बस 0 बोल दिया उसे मैंने, है ना। चलो तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर ली बाय स्फेरिकल शेल। अब इसकी वजह से पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। चलो पोटेंशियल तो साथ साथ लिख लो पोटेंशियल, है ना, इसके साथ साथ लिख दीजिए पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल, वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। कुछ मेरे से डाउट पूछ रहा है, इज इट ऑलवेज नेसेसरी दैट इफ फ्लक्स इज 0 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0? नो। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, ई यूनिफॉर्म थी, ई को बाहर ले लिया, 4 पाई r स्क्वायर से उधर डिवाइड करा तो 0 आया। मैंने फ्लक्स 0 से डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं बोली थी, है ना। तो ये नेसेसरी नहीं है कि फ्लक्स 0 से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। ठीक है, फिर ऑन द स्फेरिकल शेल व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है, स्फेरिकल शेल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो जस्ट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये, और जस्ट इनसाइड 0 हो जाएगी। अब तुम ऑन को डिफाइन नहीं कर सकते, या तो तुम बाहर हो या अंदर हो। बाहर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, अंदर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, अब अपन पोटेंशियल निकालते हैं। भाई बाहर से देखने पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की है, एग्जैक्ट पॉइंट चार्ज की है, तो पोटेंशियल भी तो पॉइंट चार्ज का होगा, है ना। हाउ पोटेंशियल इज डिफाइंड? पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हैं? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इंफिनिटी, जो अपन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वहां से गिवन पॉइंट तक। तो गिवन पॉइंट अगर मैं पी पॉइंट पे आ रहा हूं तो आर तक इंटीग्रेशन करेंगे पी तक आने के लिए, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पूरी कहानी वही हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वही लिखोगे k q by r स्क्वायर इंटू r कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को dr वेक्टर ले लेना, इंफिनिटी से r इंटीग्रेट करना, तो पूरा पोटेंशियल वही आएगा जो अपन पहले भी कर चुके पॉइंट चार्ज के लिए। ये हो जाएगा kq by r। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल पोटेंशियल भी kq by r हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस होता है अंदर। पहले बाहर का पोटेंशियल समझ में आया क्या? पोटेंशियल आउटसाइड, ये सबको क्लियर? पोटेंशियल आउटसाइड क्लियर? चलो बच्चे मुझे बोल रहे क्लियर। ओके आगे बढ़ते फिर। अब स्फीयर के अंदर आ जाते हैं, तो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होगा देखते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना के यही लिख रहा हूं मैं, पोटेंशियल इनसाइड। तो अब अंदर का मेरे पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूंगा। तो हम इंटीग्रेशन माइनस n के साथ इंटीग्रेशन E डॉट डिस्प्लेसमेंट, इससे हम पोटेंशियल निकालते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब तक तुम स्फीयर के बाहर थे तब तक तो पॉइंट चार्ज की थी, और जब अंदर चले गए तो 0 हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है मेरे पूरे डिस्प्लेसमेंट में। मैं जब इन्फिनिटी से r तक जा रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है,
इन्फिनिटी से लेके स्फीयर की सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज किए, आफ्टर दैट जीरो हो रही है। तो मेरे पूरे डिस्प्लेसमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इसलिए मुझे इसको दो पार्ट में तोड़ना चाहिए। इन्फिनिटी से स्मॉल आर जाना, वो जाएगा इन्फिनिटी से कैपिटल आर जाना, फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर जाना। क्या समझ में आ रहा है? अब मुझे स्फीयर के अंदर जाना है किसी पॉइंट पे, तो मैं इन्फिनिटी से चल के आ रहा हूँ। इन्फिनिटी से चलते चलते पहले स्फीयर की सरफेस तक आया, फिर सरफेस से इनसाइड चले गया। तो इन्फिनिटी से सरफेस तक आया, फिर सरफेस से इनसाइड चले गया। ऐसे दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ मैं। और अब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्फीयर के अंदर वाली लिखेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे स्फीयर के बाहर वाली। ठीक है, स्फीयर के बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें पता है क्या थी, उसका इंटीग्रेशन के क्यू बाय आर आता है। इसमें लिमिट अब कैपिटल आर है तो कैपिटल आर डाल देना। So this expression will become kq by capital R. In inside sphere इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो सेकंड टर्म जीरो हो जाएगा। मतलब स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या जाएगा, kq by R। R लेस देन R, हर तरफ पोटेंशियल kq by कैपिटल R। स्फीयर के अंदर पोटेंशियल हर जगह kq by कैपिटल R। क्या समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो, तो हमने एक स्फेरिकल शेल मतलब होलो होती है अंदर से, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके बाहर अंदर फील्ड निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उसके आउटसाइड एंड इनसाइड पोटेंशियल भी निकाला। ठीक है, तो चलो ये सब चीज जल्दी से नोट कर लो, इसके ग्राफ बनाते हैं फिर अपन। किसी को कोई भी डाउट इसमें? ऑल क्लियर, ओके, वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया है ना। अब हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल लिया है, तो जरा उसके ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा स्पेस बना के यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ। सबसे पहले अपन ग्राफ बनाएंगे। मेरे पास एक डाउट आया, v इनसाइड जीरो नहीं है, इसको प्रैक्टिकली कैसे बता सकते हैं? प्रैक्टिकली यही तो बताएंगे, और कैसे बताएंगे? पोटेंशियल की डेफिनेशन से बता देंगे। दूसरी चीज ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी चार्ज को लाने में वर्क डन। अब तुम्हें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिख रही है, पर बाहर तो थी, तो बाहर सरफेस तक लाने में तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ा होगा। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क कांस्टेंट हो गया, अंदर वर्क नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आपको चार्ज को डिस्प्लेस करने में वर्क नहीं करना पड़ेगा, पर बाहर तक लाने में तो वर्क करना पड़ा ना। तो इन्फिनिटी से बाहर का ही वर्क डन, अंदर पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन बनाते हैं ग्राफ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं, है ना। सपोज मेरे पास ये स्फीयर था, स्फेरिकल शेल थी, जिसका सेंटर यहाँ था। जब तक मैं इसकी सरफेस तक नहीं पहुंचता दोनों साइड से, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दिखेगी। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एंड जस्ट ऑन द सरफेस अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाय आर स्क्वायर। जस्ट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस। ठीक है, एंड फिर उसके बाद पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो पॉइंट चार्ज जैसा ग्राफ बना देना, 1/r² का ग्राफ। दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव दिखाएंगे हम, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरी तरफ नेगेटिव दिखाते हैं अपन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर को ऐसे अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आती है तो पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है, तो नेगेटिव दिखाना चाहिए। तो एक ग्राफ कुछ ऐसा होगा, दैट इज 1/r² ग्राफ up to surface, after that electric field is zero, है ना, और इस तरह का ग्राफ आ गया। चलो, क्या ये ग्राफ समझ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का? सभी बच्चे देखिए अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बनाएंगे पोटेंशियल का ग्राफ।
पोटेंशियल बीच में कांस्टेंट है, स्फीयर के अंदर कांस्टेंट पोटेंशियल है, एंड स्फीयर के बाहर पोटेंशियल 1/r का फंक्शन। अंदर कांस्टेंट एंड बाहर 1/r का। और इलेक्ट्रिक फील्ड से कम तेजी से गिरते हुए दिखाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्लोप ज्यादा है, इसमें स्लोप कम, क्योंकि ये 1/r है, 1/r² होता है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल का हमें बीच में वैल्यू क्या मिल जाएगी, K∩R। अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट। समझो कैसे ग्राफ दोनों। क्या है, ग्राफ क्लियर है? यहाँ पे लिख लेना, ये शेल है और यूनिफॉर्मली चार्ज थी। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल हमने अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्राफ बनाया। चलो जल्दी रिप्लाई करो, ये आया कि नहीं आया? किसी का मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा है। चलो क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो अपन ने शेल कंप्लीट कर लिया। अब ये शेल हटा रहा हूं मैं। शेल के बाद नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं अपन। ग्राफ रफ नोट हो गए, मैं हटा दूं, ग्राफ हटा दूं? यस, ओके, वेरी गुड। तो ये हटा रहा हूं मैं। नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है आपकी बात। नाउ आई हैव अ सॉलिड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू solid uniformly charged sphere। ठीक है, ये मेटल का नहीं ले सकता मैं। मेटल स्फीयर के अंदर में चार्ज नहीं ला सकता हूं। मेटल पे जो भी चार्ज हो बाहर आ जाता है, तो ये नॉन कंडक्टिंग होना कंपल्शन है। तो यहाँ पे साइड में मैं लिख दे रहा हूं, उसके अंदर नॉन कंडक्टिंग। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज दे नहीं सकते अपन। कंडक्टर पे जो भी चार्ज दो वो सरफेस पे आ जाएगा। कंडक्टर को चार्ज दो तो स्फेरिकल शेल जैसा दिखेगा अपन को, उस पर सारा चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता है। तो ये जो अपन ने पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ये कंडक्टर नॉन कंडक्टर दोनों हो सकता है। इसको आप एक कंडक्टिंग स्फीयर भी मान सकते हो। कंडक्टिंग स्फीयर चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, दोनों में सेम चीज होगी, है ना। वहां पे कंडक्टिंग स्फीयर भी मान सकते थे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज होता ही नहीं, वो सारा सरफेस पे आ जाता है। अब मैंने यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग मेंशन कर रहा हूँ, इसका मतलब इसके अंदर भी चार्ज हो सकता है। तो ये कंप्लीटली चार्ज है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ये पूरा एक सॉलिड बॉल है, जैसे क्रिकेट की सॉलिड बॉल होती है ना, उसके अंदर सब तरफ मटेरियल होता है, वैसे यहाँ पे भी अंदर सब तरफ चार्ज है। ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अपन। तो सबसे पहला पॉइंट बाहर निकालेंगे। मान लेते हैं हमें बाहर के किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो सेंटर से किसी डिस्टेंस r पर है। सेंटर से किसी डिस्टेंस r पर है। स्फीयर की रेडियस कैपिटल R ना। वही तरीका पूरा करने का, वही पूरी कहानी कि भैया यहाँ पे गॉसियन सरफेस मानो, तो गॉसियन सरफेस विल बी स्फेरिकल सरफेस, है ना। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लो। तो पूरी चीज वही लिखो। इस गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो होगा चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे चार्ज क्यू था तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उसको लिख देना इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर द एरिया, वो सिमेट्री से E into 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ जाएगी K∩R²। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही तो पोटेंशियल भी वही K∩R, जो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा। क्या है, क्लियर है? मैंने फटाफट शॉर्ट में लिख दिया। क्या है, क्लियर है? बाहर वाले पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लिख दिया। चलो बच्चे मुझे बोल रही है ओके, वेरी गुड, है ना।
तो एक सॉलिड स्फीयर भी बाहर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे उसका सारा चार्ज उसके सेंटर पे हो। ऐसा आपने अर्थ के लिए भी करा है, आपने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को gm/r² लिख दिया था, वो यही रीजन से लिखा था, है ना। अब अपन इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर काफी चीजें चेंज हो जाएगी। Now let's move inside the sphere, ठीक है, let's move inside the sphere। हाँ, यहाँ पे मुझे एरिया के लिए dA वेक्टर भी लिख सकता हूँ मैं। देखो कुछ किताबों में एरिया को ds वेक्टर भी लिखते हैं, तो ds वेक्टर लिखना भी कोई गलत नहीं था, उसमें कुछ बुक्स में हम ds वेक्टर को एरिया वेक्टर बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं ds लिख भी देता तो वो भी कोई गलती नहीं थी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब अंदर फील्ड निकालते हैं। तो केस 2, अब मैं अंदर की तरफ किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता हूँ निकालना, यहाँ के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता हूँ, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए गॉसियन सरफेस ऑफ कोर्स मैं अंदर अंदर ले लूंगा, तो मैं गॉसियन सरफेस मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। केस 2, इनसाइड स्फीयर, नाउ माय r इज लेस देन कैपिटल R। तो अब हम क्या लिखेंगे भाई, इंटीग्रेट फ्लक्स टोटल, वो तो वही होता है इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर ओवर द सरफेस, ठीक है। ये होना चाहिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। प्रॉब्लम ये है कि पूरे स्फीयर का चार्ज अंदर नहीं आ रहा आपके, हमारे गॉसियन स्फीयर में पूरे स्फीयर का चार्ज नहीं आ रहा है, ये तो सिमेट्री से वही हो जाएगा E × 4/r²। ना अब केवल इतने वॉल्यूम का चार्ज चाहिए, तो इतने वॉल्यूम का चार्ज कैसे निकाल सकते हो, एक तरीका होगा चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर देना, एक तरीका होगा चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर देना। what is this charge density? This rho is charged by volume 4/3 pi r3, charged by volume, ठीक है। तो रो हमें अगर पता है तो हम रो चार्ज डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम जिसके अंदर का चार्ज चाहिए, ये कर सकता हूं मैं। बोलो ये समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड, है ना, बच्चे मुझे यही बोल रहे थे, वेरी गुड। बस अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन को, 4/r² उधर डिवाइड करो, देखो 4π से 4π गायब हो जाएगा, एक r² से r³ का r बचेगा, तो आ जाएगा मेरे पास ρr/3ε0। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ ρr/3ε0। चाहो तो रो की वैल्यू डाल दो, रो की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 4/3 pi r³, तो 4/3 pi कैपिटल R³ सॉरी चार्ज अपॉन 4/3 कैपिटल R³, तो ये आ रहा हमारे पास KQR अपॉन R³। तो दो तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको याद रखना है, एक तो रो के टर्म में ρr/3ε0 और दूसरी चार्ज के टर्म में, ये दोनों एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, दोनों हमारे काम के। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ कोर्स हमने सिमेट्री से पहले बोल चुके थे, यहाँ पे रेडियल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो जैसा पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसे यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमें पता चल गई, इस r वेक्टर के अलोंग, तो अपन वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज ρr/3ε0। मैं सीधा r के अलोंग है तो r वेक्टर ही लिख सकता हूँ, या तो इसे मैं लिख सकता हूँ KQR वेक्टर अपॉन R³। दो तरह से मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले। देखो आप लोगों ने पढ़कर आए हो तो ये काफी कुछ आपको देखा हुआ ही होगा, एक्सप्रेशंस को फाइनली याद क्या रखना है ये समझो, क्या ये एक्सप्रेशन याद रहेगा? इज इट क्लियर? यस, ओके, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो अंदर और बाहर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, जरा अंदर पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं, बाहर का लिख लिया था अपन ने, है ना। अब पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या होता है, वही पुराना तरीका इंटीग्रेशन करना, पोटेंशियल इनसाइड। उसके लिए क्या करेंगे अपन, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से स्मॉल r तक E वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इन्फिनिटी से अंदर आने के लिए इन्फिनिटी से पहले बाहर सरफेस तक आता हूँ, फिर सरफेस से अंदर चले जाता हूँ। दो पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इसलिए दो पार्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, इन्फिनिटी से सरफेस तक
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाली ले लेंगे, फिर इन रेडियस कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, यहाँ पे इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं। चलो, तो ये चीज आपको समझना है कि भाई बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, अंदर अलग है। अब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड वही पॉइंट चार्ज की थी, तो उसका इंटीग्रेशन वही आ जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, ये लिखी हुई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिख दो, मैं कैपिटल क्यू के टर्म में लिख रहा हूँ, कैपिटल क्यू आर क्यू इंटू आर वेक्टर इंटू डी एस, तो हो जाएगा आर डी आर। आर वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का उसी के डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट डी आर, तो डॉट प्रोडक्ट करके ये आया लिमिट्स कैपिटल आर से स्मॉल आर, आर डी आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2, तो लिमिट डाल दो, तो के क्यू बाय कैपिटल आर माइनस के क्यू बाय आर क्यू, आर स्क्वायर बाय 2 और लिमिट पुट कर दो, तो इट विल बी आर स्क्वायर बाय 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2। थोड़ा सा अरेंज करो, तो v इनसाइड के क्यू बाय कैपिटल आर, और अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास एक प्लस के क्यू बाय 2r का टर्म भी है, तो ऐड करके 3 के क्यू बाय 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r क्यू। यह फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर का। देखो जरा अच्छे से आया कि नहीं समझ में, देखो अच्छे से, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है याद रखना एक्सप्रेशन। सॉलिड स्फीयर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसके अंदर भी चार्ज है, उसके हमने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, तो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आया। जब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो वो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल आ रही है, इट इज रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर के डायरेक्शन में ही है, इसलिए मैंने उसको स्मॉल आर वेक्टर के टर्म में लिख दिया। फिर मैंने पोटेंशियल निकाला, तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन अंदर का थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, इट इज 3/2 के क्यू बाय कैपिटल आर। ये ऐसा लग रहा है जैसे के क्यू बाय कैपिटल आर मतलब स्फीयर की सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा ना, उसका 3/2 टाइम है, माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा एक्सप्रेशन। तो देखो पूरा सब डेरिवेशन, अंदर का पोटेंशियल, बाहर का पोटेंशियल, अंदर की फील्ड, बाहर की फील्ड, सब डिराइव हो गया है। क्लियर? चलो, आई एम गिविंग यू अ मिनट, एक बार देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो वेरी गुड विघ्नेश। सर इसका एलसीएम लेकर ग्रेविटेशन में याद किया है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। चलो, अगर ग्रेविटेशन में याद करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा कॉपी पेस्ट चल रहा है ना, वेरी गुड, नो डाउट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके ग्राफ बना लेते हैं अपन, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ फॉर दिस सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ, तो थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं कुछ पोर्शन हटा रहा हूँ, ये यहाँ का लिखी हुई चीज हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे। स्फीयर की सरफेस तक देखेंगे अगर, तो सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल थी, देखो स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल दिखा देना सरफेस तक, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। उसके बाद फिर पॉइंट चार्ज वाली 1/r² का फंक्शन, तो ऐसा हो जाएगा ग्राफ ही। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे आ जाएगी इसके, और कितनी होगी ये, एकदम सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, और बाद में कम होती जाती है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आ गया स्फीयर की पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद पोटेंशियल का ग्राफ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है पोटेंशियल ग्राफ। बाहर बाहर तो 1/r का फंक्शन है, और अंदर ये जो एक्सप्रेशन है, देखो जरा, स्मॉल आर को 0 डालो, एकदम सेंटर पे चले जाओ, स्मॉल आर का 0 डालो, सेंटर पे चले जाओ, तो 3/2 के क्यू बाय आर आ रहा है ना।
इसका मतलब जो सरफेस से पोटेंशियल होता है उसका 3/2 टाइम सेंटर पर है, और इक्वेशन पैराबोला की है, तो यहां बनेगा पैराबोलिक ग्राफ, अंदर अंदर ग्राफ ये पैराबोला का बनेगा, मैं पैराबोलिक ग्राफ बना रहा हूं। उसके बाद बनेगा 1/r का ग्राफ, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, यहाँ 1/r के प्रोपोर्शनल है और यहाँ पैराबोला है। ये बना अपना पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ। जस्ट सरफेस से पोटेंशियल होगा KQ/R और यहाँ उसका 3/2 टाइम। देखो अच्छे से जरा ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एट द सरफेस स्फीयर की सरफेस है पोटेंशियल KQ/R और अंदर सेंटर पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल 3/2 KQ/R, जो सरफेस का उसका 3/2 टाइम। चलो आई होप ये सबको क्लियर है सब, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर आपको बोलता कि मेरे पास एक मेटल सॉलिड स्फीयर है, मेटल का सॉलिड स्फीयर है और उसको मैंने चार्ज दे दिया, मेटल का सॉलिड स्फीयर है उस पर मैंने चार्ज दे दिया, अब पूछता है स्फीयर से बाहर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, तो क्या जवाब देते? मेटल सॉलिड स्फीयर को चार्ज दे दिया मैंने और बाहर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी। वेरी गुड माधव, सर्वेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब बच्चे मुझे सही बता रहे, वेरी गुड। मेटल स्फीयर पे जो भी चार्ज दोगे वो सब सरफेस पे रहेगा, अंदर जाता नहीं चार्ज, मेटल में चार्ज सरफेस पे होता है, तो बिल्कुल शेल वाले ही सारा एग्जांपल, शेल वाले आंसर दे देंगे। ठीक है, तो मेटल स्फीयर का आंसर हमें याद है, हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल शेल जैसा। वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। स्फीयर में हमने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर देख लिया, शेल देख लिया, अब देखते हैं ऐसा स्फीयर जिसमें कैविटी है, स्फीयर विथ स्फेरिकल कैविटी, स्फीयर विथ स्फेरिकल कैविटी, स्फीयर विथ स्फेरिकल कैविटी, पर कैविटी कॉन्सेंट्रिक है, तो आप ऐसा डायग्राम बना लो, लिख लो अपन क्या लिख रहे, क्या समझ रहे। मेरे पास एक स्फीयर है, थोड़ा से, मेरे पास एक स्फीयर है और स्फीयर के अंदर एक स्फेरिकल कैविटी, इसके लिए, ठीक है, आई हैव अ स्फीयर विथ स्फेरिकल कैविटी। ठीक है, तो केवल यहाँ पे मटेरियल है और अंदर ये होलो है, बाहर कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है सिचुएशन क्या है? बोलो। बिल्कुल सही निकुंज, बहुत बढ़िया निकुंज, है ना। अब इसको करने के लिए क्या करें, इसको करने के लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या करें, तो हमको आइडिया है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम, है ना, हमें ऑलरेडी आइडिया है। जहां कोई चार्ज नहीं, जहां कैविटी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, गॉस लॉ से। अगर सबसे अंदर देखेंगे तो कोई गॉसियन स्फीयर में चार्ज आएगा ही नहीं, तो सबसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0, है ना। सबसे अंदर देखेंगे तो यहाँ गॉसियन सरफेस अगर बनाओगे तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ आपको, मैं केवल एक साइड बना रहा हूँ, पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। पहले अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अप टिल दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 0। उसके बाद यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फिर बाहर से देखने पे पॉइंट चार्ज वाला दिखना चाहिए, तो बाहर से देखने पर एकदम बाहर से देखने पर बिल्कुल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ऐसा कुछ होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बढ़ेगी फिर, तो इस तरह का कुछ ग्राफ आना चाहिए इसका। ठीक है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज होगी और बीच में कुछ इंक्रीज होगी। अब बस बीच में चेक करना है अपन को कि पॉजिटिव मतलब कैसा ग्राफ होगा, ये पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा, ये चेक करना है। बाहर का समझ में आ रहा है, बीच का अपन को चेक करना है। तो मान लेते हैं यार रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है,
और इसके बीच वाले पोर्शन में हमको दिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। बीच वाले सरफेस में गॉसियन स्फीयर बनाया, गॉसियन स्फीयर से वही E इंटू 4πr² फ्लक्स हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रेडियस को r मान लूं, है ना, इट शुड बी चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं कि इनर रेडियस थी a और मैं मेरी गॉसियन स्फीयर की रेडियस थी यहाँ पर r। तो कितना कितना वॉल्यूम अंदर है, रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब माइनस 4/3 पाई a क्यूब, इतना वॉल्यूम अंदर है। ये हो गया चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होना चाहिए एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। 4πr² से डिवाइड कर दो तो रो अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r² इंटू 4/3 पाई कॉमन ले सकते हो अंदर, r क्यूब माइनस a क्यूब। ये फंक्शन बनेगा, थोड़ा सा अरेंज कर लो तो आपको एक अच्छा फंक्शन दिख रहा है। ये दिख रहा है रो अपॉन c एप्सिलॉन नॉट इंटू r माइनस a क्यूब बाय r²। ठीक है, या इसको ऐसे रहने दो, r क्यूब माइनस a क्यूब बाय r²। क्या है, समझ में आया? विद इन दिस मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने एक्सप्रेशन निकाला। बाहर का तो आपको समझ में आ ही रहा है कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी k क्यूब बाय r², अगर इस पे टोटल चार्ज क्यू है। बीच का एक्सप्रेशन क्लियर? यस, बच्चे मुझे यस बोल रहे हैं। अब ये बीच वाला जो एक्सप्रेशन है वो देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये लीनियर है कि पैराबोलिक है, क्या है? इसका ग्राफ पैराबोला बनाऊंगा, लीनियर बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो, है ना, बिल्कुल सही। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज r क्यूब माइनस a क्यूब, ऊपर r का क्यूब है, नीचे r का स्क्वायर है, तो लीनियर तो बन नहीं रहा है। ठीक है, पर ये इंक्रीजिंग जरूर है। न्यूमरेटर में r की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में r की पावर 2 है, तो जैसे जैसे r इंक्रीज होगा ये बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज, है ना। सो इंक्रीजिंग जैसा ऐसे कुछ ग्राफ दिखना चाहिए, एंड इट विल नॉट बी अ पैराबोला। पैराबोला भी नहीं होगा ये। ठीक है, तो बस ऐसे रैंडम कुछ ग्राफ दिख रहा है अपन को, उसका कर्व का नाम नहीं दे पाएंगे अपन। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फिर बढ़ी, फिर 1/r² के साथ कम हो गई। तो इस तरह के सिस्टम की भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें डिराइव कर दो। क्लियर? वेरी गुड। अब आपको स्फेरिकल कैसा भी सिस्टम दे दे, आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली तो पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, है ना। चलो, तो स्फेरिकल सिस्टम्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं और रॉड वाले कैसे तोड़ देखते हैं, है ना। तो ये अपन स्फीयर वाला हो गया सिस्टम। अब अपन चलते हैं सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। दिस इज इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर। ठीक है, बहुत लंबा सिलेंडर है, और इस सिलेंडर को देख रहे हैं, इसके अंदर हॉलो ही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हॉलो। दिस इज हॉलो, अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज कहाँ है, इसकी सरफेस पे। देयर इज ओनली सरफेस ऑफ दिस सिलेंडर। कितना चार्ज है इस पे, तो यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज है, लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। फटाफट अब बताओ, इसके अंदर बाहर इलेक्ट्रिसिटी कितनी कितनी आएगी? सिलेंडर के बाहर और सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कितनी आएगी? करो, हटा रहा हूं मैं ये वाला क्वेश्चन। अब अपने पास हॉलो सिलेंडर है, इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है अपन को आउटसाइड द सिलेंडर एंड इनसाइड द सिलेंडर। करो, लेमडा दिया है मैंने, लेमडा।
ठीक है, ये सिलेंडर बहुत लंबा है, इसकी मैं यूनिट लेंथ कट करता हूं तो यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है। वेरी गुड गोपाल, वेरी गुड हमें। देखो पिछला जो पढ़ लिया ना अपन ने स्फेरिकल शेल का एग्जांपल, तो उससे बहुत आसान है ये। स्फेरिकल शेल के एग्जांपल से बहुत आसान है। जैसे स्फेरिकल शेल को बाहर से देख रहे तो ऐसा लगता है कि वो पॉइंट चार्ज है, तो सिलेंडर को बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा रॉड है ना। तो इसके लिए गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, बिल्कुल वैसी जैसे अपन ने रॉड की डेरिवेशन में ली थी, है ना। इस सिलेंडर से अपन वही सब गॉस लॉ से फ्लक्स फ्लक्स लिखेंगे, तो इससे जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स वो होना चाहिए फ्लक्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम फ्लक्स टू प्लेन सरफेस। कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स ही बचेगा और वो आ जाएगा E into 2 pi RL, और इट इज चार्ज इनक्लोज लैम्डा L by एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा सारे लॉजिक सेम है, तो वही आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट R। बाहर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, हमने रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी थी आज ना, तो उसमें ये सब चीजें लिखी थी मैंने। बाहर देखेंगे तो रॉड जैसे ही, और अंदर से देखेंगे तो यस वेरी गुड। अब अंदर देखेंगे तो हॉलो, ये तो खोखला है, तो इसके अंदर अगर तुम गॉसियन सरफेस लोगे तो चार्ज इंक्लोज ही जीरो हो जाएगा, इसके अंदर चार्ज इंक्लोज ही जीरो हो जाएगा। दैट्स व्हाई इनसाइड देखेंगे अगर हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलना चाहिए, है ना। तो बस अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बना सकते हो। बाहर बाहर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, जैसे ये सिलेंडर था, ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखते हैं। बाहर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बिल्कुल पॉइंट रॉड जैसा 2 के लैम्डा बाय आर, और अंदर जीरो, कैसा हो जाएगा, रॉड के दूसरी तरफ नेगेटिव में दिखा देना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ में। कुछ ये क्या जवाब है मुझे समझ नहीं आया। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 के लैम्डा बाय जस्ट लाइक अ रॉड, इनफाइनाइट लेंथ रॉड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बच्चे मुझे बोल रहे हैं उनको क्लियर है, वेरी गुड। तो हॉलो सिलेंडर हो गया अपना। अब हॉलो के बाद इसको सॉलिड कर लेते, है ना। नेक्स्ट केस इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। अगला केस इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने आपको रो दे दिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस पूरे के अंदर अब चार्ज है, इसमें पूरे में चार्ज डेंसिटी रो दे दी। चलो अब करो, ट्राई करो, इसके बाहर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो। रेडियस देना पड़ेगी मुझे सिलेंडर की कितनी है, तो सिलेंडर की रेडियस कैपिटल आर थी। पिछले वाले क्वेश्चन में कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, और बाद में आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बन गई थी, है ना। आउटसाइड पिछले क्वेश्चन में आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था, इनसाइड मतलब आर लेस देन कैपिटल आर था। अब करो इस क्वेश्चन को। आपको इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है। बिल्कुल सही बुरहाउद्दीन। मेरे पास इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर है जो पूरा सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है। उस सिलेंडर में चार्ज डेंसिटी है रो, पर यूनिट वॉल्यूम रो चार्ज डेंसिटी है। इस सिलेंडर की रेडियस मैंने आर दे दी, लेंथ इज इनफाइनाइट। अब इसके बाहर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो बताना है आपको, ठीक है। तो करेंगे वही गॉस लॉ से करेंगे,
बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसियन सरफेस देखो दिख ही रही है पिछले क्वेश्चन वाली, फ्लक्स टोटल यही सब लिखेंगे। अब यहाँ पे बस चार्ज इनक्लोज को लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। अब हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अंदर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, है ना। तो बस ये लैम्डा को लिखने का तरीका अलग हो जाएगा, इट शुड बी रो इनटू पाई आर स्क्वायर, बाकी तो पूरा वही। तो ये बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ गई। क्या ये समझ में आ रहा है बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है। अब मैंने आपको रो दिया था, याद रखो बच्चों, मैंने सिग्मा विग्मा नहीं दिया था, मैंने रो दिया था आपको। तो बाहर वाले सिलेंडर के अंदर अंदर कितना चार्ज है, मैंने बाहर वाले सिलेंडर की अगर लेंथ एल मानी है और मेरे जो सिलेंडर जिसके अंदर चार्ज है उसकी रेडियस कैपिटल आर थी, तो इसका कितना वॉल्यूम अंदर आ रहा है, इसका जो वॉल्यूम अंदर आ रहा है उसकी लेंथ एल होगी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर एल ये होगा वॉल्यूम जो अंदर है। तो इसके अंदर का वॉल्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। क्या बाहर का अच्छे से क्लियर हो रहा है सबको? और अगर बाहर का क्लियर है तो अंदर आ जाते हैं, चलो इनसाइड देखते हैं। अब अंदर क्या होगा बच्चों, अंदर चार्ज थोड़ा कम इंक्लोज होगा अंदर वाले सिलेंडर के अंदर, तो चार्ज अब जो इंक्लोज होगा वो होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल, है ना। अब मैंने अंदर वाले मेरे सिलेंडर की रेडियस स्मॉल आर मानी है, अगर इसकी लेंथ एल मानी है, तो जो इसका वॉल्यूम है वही वॉल्यूम का चार्ज अंदर आएगा ना, ये चार्ज होना चाहिए। और फिर से वही सारा चीज, फ्लक्स बाय कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम फ्लक्स बाय प्लेन एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फ्लक्स हो जाएगा 2 इनटू सॉरी ई इनटू 2 पाई आर एल और ये 0, तो बस 2 पाई आर एल इधर डिवाइड करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 पाई आर एल, एक पाई से पाई गया तो रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है इसके बाद अपने पास आंसर। इनसाइड इनफाइनाइट लॉक सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड युवान, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा चीजें फास्ट हो रही है क्योंकि ये बच्चे कई बच्चे जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं मुझे, तो टेक योर टाइम, 1 मिनट ले लो इस क्वेश्चन में, और इसमें कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बताओ जल्दी से, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन क्या था, एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर था जिसके अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना था। बाहर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने के लिए बाहर की तरफ गॉसियन सरफेस ली सिलिंड्रिकल, और सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का फ्लक्स होगा कर्व सरफेस का और प्लेन सरफेस का। प्लेन सरफेस का फ्लक्स 0, कर्व्ड का हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल, सिमेट्री से E मैग्नीट्यूड में सेम होगा और कर्व्ड एरिया मल्टीप्लाई कर दिया फ्लक्स के लिए। वो ना चाहिए चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इंक्लोज कितना होगा वो सही से लिखा, और ऐसे इनसाइड करने के लिए लिखा, इनसाइड के लिए अब 0 नहीं होगी, चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इंक्लोज में वॉल्यूम सही से लिखना है, बाकी देख लो। तो लॉजिक समझो अच्छे से, सब कुछ यहाँ पे 100% क्लियर है कि नहीं देख लो एक बार, और अगर क्लियर हो रहा है तो उसका ग्राफ भी आप समझ सकते हैं अपन। बाहर से देखेंगे तो ग्राफ तो वही रहेगा, अंदर के केस में ग्राफ में स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ग्राफ ये हो जाएगा अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ में चेंज हो जाएगा कि अंदर स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, तो बाहर और फिर अंदर। क्या सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा है? देखो अच्छे से, नोट करो प्रॉपर्ली। एक इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करिए अपन ने बाहर एंड अंदर। अंशुल का जवाब आया मेरे पास यस, बाकी बच्चे बहुत बढ़िया। चलो, तो अपन ने क्या क्या करा है अभी तक, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, क्या क्या करा है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको गॉस लॉ से एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कराई थी। अच्छा कॉपी कर रहे हो, हाँ कॉपी कर लीजिए, फिर देखते हैं। अंशुल पिछले क्वेश्चन में
मैंने सिग्मा नहीं दिया था, लैम्डा दिया था। पिछले क्वेश्चन में लैम्डा, इस क्वेश्चन में रो दे दिया। चलो बच्चों कॉपी नोट वोट कर लो, फिर अपन एक बार रिकैप देखते हैं शॉर्ट में। चलो, मैंने ग्राफ बनाते समय मैंने इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसे पॉजिटिव मान लिया, तो वो ऊपर दिखा दी, तो उधर की इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी इसलिए नेगेटिव दिखा दूंगा, है ना। सिलेंडर के मैंने इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर वाली उसको पॉजिटिव मान ली, तो उधर की तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव दिखाऊंगा। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव तो उधर नेगेटिव दिखा दी, ठीक है। ओके, तो आई होप कि अब सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। तो अपन शॉर्ट में देखते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा। देखो अभी तक गॉस लॉ के एप्लीकेशन चल रहे थे अपने, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते थे। तो अगर आपने कॉपी में देखो तो पहला एप्लीकेशन अपन ने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर अपन ने रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। आज ही अपन ने पहला क्वेश्चन रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड करी थी, है ना। फिर पॉइंट चार्ज, ये क्लियर है ना। पहले पॉइंट चार्ज की निकाली, फिर रॉड की निकाली। इन दोनों में कैसा गॉसियन सरफेस होती है, क्या होती है, ये सब देखा, ठीक है। ये बात सही है, मेरे साथ हो? चलो यस, मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, यस, ओके वेरी गुड, है ना। अब पॉइंट चार्ज में हमने गॉसियन सरफेस जो बनाई थी वो स्फेरिकल बनाई थी, क्योंकि वहां पे स्फेरिकल सिमेट्री थी। तो फिर मैंने आपको ना स्फेरिकल सिमेट्री वाले क्वेश्चंस कराए, खूब सारे क्या मतलब 3 क्वेश्चन दिए बेसिकली। पहले मैंने दिया स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के सरफेस पे पूरा चार्ज है, अंदर खोखली है, होलो है ना, सरफेस पे चार्ज होता है और यूनिफॉर्मली चार्ज दिया। तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गए जैसे पॉइंट चार्ज की होती है। मान लो कि सारा चार्ज उसके सेंटर पे और इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, और सेंटर पे और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाली तो 0 आ गए, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। फिर इसका पोटेंशियल भी लिखा। बाहर पोटेंशियल ऐसा होता है जैसे कि पॉइंट चार्ज का k3/r, और अंदर कांस्टेंट हो जाता है उतना ही जितना सरफेस पे। एक स्फेरिकल शेल जो यूनिफॉर्मली चार्ज है उसके अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है उतना ही जितना इसके सरफेस पे, k3/R, ठीक है। ये स्फेरिकल शेल की अपनी बातें हुई थी, है ना। तो स्फेरिकल शेल क्लियर, स्फेरिकल शेल क्लियर। चलो बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल कंप्लीट हुआ। स्फेरिकल शेल हॉलो देखा है अपन, है ना, खोखला। और फिर अपन ने सॉलिड स्फेरिकल शेल देखा। सॉलिड स्फेरिकल शेल के अंदर पूरे वॉल्यूम में चार्ज दिया अपन ने। पूरे वॉल्यूम में चार्ज रखने के लिए उसे नॉन कंडक्टिंग बनाना पड़ा, क्योंकि कंडक्टर होता तो चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो मैंने नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर किया, एक सॉलिड स्फीयर जिसके अंदर सब तरफ चार्ज है बिल्कुल एक जैसा। अब इसको बाहर से देखा तो वही पॉइंट चार्ज दिखता है ये भी, और इसके अंदर जाके जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। वहां रो r/3 फॉर्मूला आ गया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको अपन ने क्यू के टर्म में भी कन्वर्ट करा था, k/r/r3, ये आ गया था फॉर्मूला, k/r/3r3, शायद ये r3 था, ठीक है। हाँ, k/r/r3 था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। वहां पे पोटेंशियल देखा तो बाहर का पोटेंशियल वही पॉइंट चार्ज वाला, और अंदर का एक है ना हमको पैराबोला जैसे इक्वेशन मिली थी, 3/2 k3/r माइनस k3r²/2r², ऐसा कुछ था अपना, ठीक है। तो अपना एक सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के बाहर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बाहर एंड अंदर पोटेंशियल करा, ये क्लियर। चलो मेरे पास बच्चे बोल रहे क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर सॉलिड स्फीयर के बाद फिर मैंने अगला केस लिया कि सॉलिड स्फीयर में मैंने कैविटी क्रिएट कर दी। मैंने एक सॉलिड स्फीयर लिया जिसके अंदर कैविटी है, उसकी कोई आउटर रेडियस है, कोई इनर रेडियस है ना, और अंदर खोखला है। तो उसमें अपन ने बात करी कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, बाहर वही पॉइंट चार्ज जैसे हो जाएगा सिमेट्रिक लॉजिक से, अंदर 0 हो जाएगी खोखले हिस्से में जहाँ एम्प्टी है, जहाँ वैकेंसी है, जहाँ कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्पेस में 0 हो जाएगी, और बीच के हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी डिपेंडिंग अपॉन चार्ज क्लोज कैसा है, वो दिखा था अपन। तो वो अपन ने देखा। तो ये सारे स्फेरिकल सिमेट्री वाले सिचुएशन देखी। स्फेरिकल सिमेट्री के बाद अपन ने फिर सिलिंड्रिकल क्वेश्चन पे आ गए अपन। सिलेंडर में मैंने रॉड का एग्जांपल लिया था, फिर रॉड से अगला एग्जांपल लिया खोखले सिलेंडर का,
हॉलो लॉन्ग सिलेंडर का। हॉलो लॉन्ग सिलेंडर में मैंने आपको लेमडा दिया था, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसमें भी वही वाले लॉजिक हो रहे, लॉन्ग सिलेंडर है, बाहर देखेंगे तो रॉड दिखेगी तो 2 के लेमडा बाय आर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और अंदर देखेंगे तो 0 हो जाएगा हॉलो के केस में, है ना। तो हॉलो सिलेंडर का केस पढ़ा था अपन ने इससे जस्ट पहले। क्या ये क्लियर है? बोलो। 2 के लेमडा बाय बाहर से देखने पे रॉड जैसा दिखेगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। चलो बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस। हॉलो के बाद मैंने फिर सॉलिड इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर कर दिया, हॉलो को सॉलिड कर दिया। तो सॉलिड करेंगे तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। जैसा सॉलिड स्फीयर करने पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वहां 3 आती है, यहाँ 2 आती है, वहां रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आती है, यहाँ रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आती है ना। एक सॉलिड स्फीयर के केस में अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अगर चार्ज डेंसिटी रो है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और सॉलिड सिलेंडर के केस में फर्क हो रहा है यहाँ पे रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाहर से देखने पे तो वही रॉड लग रही है, भी 2 के लेमडा बाय आर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लिखा है लेमडा, और देखो ये 2 के बाय आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाहर से देखने पे तो वही रॉड जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड स्फीयर में रो r बाय 3 था, यहाँ रो r बाय 2। तो याद रखने में भी आसान फॉर्मूले, दिखने में जैसे सॉलिड स्फीयर में 2 नीचे 3 होता है, यहाँ 2 होता है नीचे। क्लियर? क्या समझ में आया? तो बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस। अब बताओ, मैंने आपको रॉड के लिए तो छोड़ो, चलो ये मैंने सॉलिड सिलेंडर के लिए और हॉलो सिलेंडर के लिए पोटेंशियल नहीं बताया ना, बाहर और अंदर पोटेंशियल नहीं बताया ना, है ना। इस वाले क्वेश्चन में भी अभी पोटेंशियल की बात नहीं करी, इसके पहले वाले में पोटेंशियल की बात नहीं करी थी। क्यों नहीं करी? क्या कोई लॉजिक है? क्यों नहीं करी मैंने बात पोटेंशियल की? यस रचित, वेरी गुड। क्योंकि पोटेंशियल की बात इनफाइनाइट रॉड में भी नहीं कर सकते अपन। इनफाइनाइट रॉड का पोटेंशियल का डिफाइन होता है, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते हैं अपन, है ना। जैसे इनफाइनाइट रॉड में पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते अपन, क्योंकि दिक्कत आती है। पोटेंशियल इन्फिनिटी पे अगर अपन 0 ले लो तो रॉड भी इन्फिनिटी जा रही है, वहां भी पोटेंशियल 0, तो फंस जाते हैं अपन। तो वैसे ही इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर के दोनों केसेस में भी पोटेंशियल नहीं निकाला अपन। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, पोटेंशियल नहीं पूछेगा कोई आपको, किसी रिफरेंस को बदल कर फिर पोटेंशियल पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कोई पोटेंशियल नहीं पूछेगा, रेफरेंस बिना दिए पोटेंशियल नहीं पूछेंगे। समझ में आई बात? यस, चलो। तो इतने केसेस हुए अभी तक अपने, है ना। मेरे पास टाइम है अभी थोड़ा सा, तो कुछ और सिमेट्री वाले केसेस की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो क्या हो गया, चार्ज पॉइंट ले लिया, स्फीयर ले लिए, रॉड ले ली, सिलेंडर ले लिए। अब क्या बचा है, और क्या सिमेट्री का केस ले सकते हैं? एनी गेस? एनी गेस? प्लेट, वेरी गुड। कौन कौन नहीं लेंगे, हाँ कौन नहीं कर पाते अपन। लार्ज प्लेट, वेरी गुड। अब अपन ले लेंगे इनफाइनाइट लार्ज चार्ज सरफेस, इनफाइनाइट लार्ज चार्ज सरफेस, इनफाइनाइट लार्ज चार्ज सरफेस। मेरे पास एक सरफेस है बहुत बड़ी, जिसकी पूरी सरफेस पे चार्ज है, इस तरह की कुछ दिख रही हो, इनफाइनाइट लार्ज सरफेस। ठीक है, हाँ ब्राउज दिन वो भी करेंगे अपन, इनफाइनाइट लार्ज चार्ज सरफेस। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं, ये हमें आती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है आपने, पर चलो इसको अपन गॉस लॉ से डिराइव करते हैं। सिग्मा चार्ज डेंसिटी यहाँ पर, इसको साइड से देखो, साइड से देखो, इसका साइड व्यू एक लाइन दिखेगी अपन को, इसका साइड व्यू बस एक लाइन दिखेगी अपन को, यहाँ पे चार्ज सिग्मा है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। अब
इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्री से अगर हम इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे भी उतनी, इस पे भी उतनी होना चाहिए। इस प्लेट के पैरेलल में शिफ्ट करूंगा तो मुझे सभी पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा मिलना चाहिए, सिमेट्री, क्योंकि प्लेट इनकी तरफ जा रही है तो इन सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी, और बिल्कुल प्लेट के इस तरफ भी सेम लॉजिक से मैं वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। तो अगर मैं एक यहाँ पर सिलेंडर ले लूं, एक सिलेंडर जैसी सरफेस ले लूं, तो सिलेंडर की प्लेन सरफेसेस पे इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सिलेंडर बनाया है, साइड व्यू से ऐसा दिखेगा, 3D में देख लो सिलेंडर कैसा होगा। मैं कुछ ऐसा सिलेंडर इमेजिन कर रहा हूं, लाइक दिस। ठीक है, मैंने जैसा सिलेंडर इमेजिन करा, जो साइड से देखेंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा। जब एक सिलेंडर को साइड से देखा जाता है तो रेक्टेंगल दिखेगा, है ना। आप देख सकते हो घर पे सिलेंडर कोई भी चीज लेके उसको साइड से देखो तो रेक्टेंगल दिखेगा। अब ये रेक्टेंगल में जो ये प्लेन सरफेसेस होगी, ये जो सिलेंडर की प्लेन सरफेस होगी, ये सारे पॉइंट प्लेट के पैरेलल है, तो इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर अगर ई बोली तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और वैसे पीछे वाले पॉइंट पे वो पीछे की तरफ ई होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? यस, केवल प्लेन से ही फ्लक्स आएगा, है ना। यहाँ प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल लॉजिक से ऐसी होनी चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के परपेंडिकुलर होगी, प्लेट के परपेंडिकुलर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसा होगा कुछ, यहाँ पे डीए वेक्टर, और इस लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल। तो फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस फ्लक्स इज 0 और ओनली प्लेन सरफेस से फ्लक्स बच रहा है। मान लो प्लेन सरफेस का एरिया एस है, तो हमें पता चला कि हमारी गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स तुमने बताया कि 0 है, और दो प्लेन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे एक जैसी होगी। अगर यहाँ ई मानी तो यहाँ भी ई है, और ये एरिया अगर एस ले लिया तो इसे ई एस बोल देंगे। यहाँ पर भी एरिया वेक्टर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरिया वेक्टर सरफेस से नॉर्मली लिया जाता है। क्या ये समझ में आया? अभी पहले बताओ, इतनी चीजें क्लियर हो रही क्या? यस, मेरे पास जवाब आ रहा है, यस, वेरी गुड, है ना। तो अभी हमने इस सिलेंडर के जो प्लेन सरफेसेस है इनसे फ्लक्स लिखा, और टोटल फ्लक्स ये होगा। टोटल फ्लक्स क्या होता है? गॉस लॉ से, बाय गॉस लॉ से क्या बोलते हैं अपन? बट बाय गॉस लॉ टोटल फ्लक्स शुड बी चार्ज इनक्लूड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आता है? इट शुड बी दिस एरिया इनटू सिग्मा। दिस एरिया वाज एस, तो एस इनटू सिग्मा होना चाहिए, है ना। चार्ज इनक्लूड दिस सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2s यहाँ डिवाइड कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है सिग्मा एस बाय 2s एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो मैं ऑलरेडी पता भी थी और हमने डिराइव भी कर दी वापस। आई क्या बात समझ में? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो एक इनफाइनाइट लार्ज चार्ज सरफेस, याद रखना मैंने यहाँ सरफेस बोली है, ठीक है। दिस इज नॉट प्लेन, दिस इज चार्ज सरफेस। प्लेट और सरफेस में फर्क है। एक प्लेट में दो सरफेस होती है, लेफ्ट एंड राइट, है ना। एक प्लेट में दो सरफेस होगी, लेफ्ट एंड राइट। अभी मैं केवल एक सिंगल सरफेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हमने केवल एक सिंगल चार्ज सरफेस जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी, तो उस सरफेस की वजह से हमें समझ में आया कि उस सरफेस के राइट एंड लेफ्ट दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिकल होगी। कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस। चलो, अच्छे से क्लियर ये? ओके, प्लेट में क्या अलग होगा कैलकुलेशन में हम बात करेंगे, उसके लिए शांति वेट रखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको। और अभी इस तरह के और सिमेट्री के केसेस पढ़ना बाकी है अपने। अभी मैंने सरफेस बताई, सरफेस के बाद में थिक प्लेट बताऊंगा, थिक प्लेट के बाद थिक नॉन कंडक्टिंग प्लेट बताऊंगा। नॉन कंडक्टिंग प्लेट के अंदर भी चार्ज डाल देंगे अपन,
उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी प्लेट से रिलेटेड 2 एग्जांपल और बाकी है, सरफेस से रिलेटेड 2 एग्जांपल और बाकी है। सरफेस के बाद अपन प्लेट, और प्लेट के बाद देखेंगे नॉन कंडक्टिंग प्लेट विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये 2 चीज अभी बची अपनी, तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ऑफिशियल टाइम से 5 मिनट ऊपर ही ले लिया मैंने, तो थोड़ा सा मैं रुकता हूँ आज, ठीक है। और लास्ट क्लास में फिर अपन इन चीजों को कंप्लीट करके बहुत सारे कुछ इनके एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर लिया, फिर हम इन तरह की कुछ सिचुएशन को कंबाइन करके क्वेश्चन जो बनते हैं वो देखेंगे, ठीक। चलो, और आपका होमवर्क मैंने बता ही दिया था। अब आपका गॉस लॉ की बिगिनर बॉक्स जो है वो भी कर सकते हो, तो BB 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। कल क्या रीड करना है, तो गॉस लॉ से डेरिवेशन जितने भी मिले आपको बुक्स में वो सब करो, गॉस लॉ के जितने एप्लीकेशन मिले वो सब करो, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी जो भी डेरिवेशन मिल सके वो करो, ठीक। ये करना है सर। वो क्यूबॉइड जैसा होगा नॉन कंडक्टिंग प्लेट, देखेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको।